हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सोसो केतिगा यूनिवर्स की सेकंड फिल्म लिंथिक। ये एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसमें एक एंशिएंट ब्लैक मैजिक दिखाया गया है जिसका नाम है लिंथिक। इस जादू से किसी भी इंसान को इमोशनली और फिजिकली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कहानी के एंड में जो ट्विस्ट आता है वो किसी ने सोचा नहीं होगा। तो चलो सीधा स्टोरी में घुसते हैं। कहानी शुरू होती है गाँव की मार्केट से, जहाँ एक अमीर लेडी किसी को ढूंढ रही है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसका नाम है नोरा। मार्केट में बहुत तरह की दुकानें हैं और दुकानदार आवाज लगाकर कस्टमर्स को अपनी दुकान में अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन नोरा सबको इग्नोर करती हुई आगे बढ़ रही है। वो एक छोटी सी दुकान के पास पहुंचती है जहां बहुत सारी लेडीज की भीड़ खड़ी है। यहाँ सब लेडीज अपने हस्बैंड्स को बेटर बनाने के लिए कुछ नुस्खे खरीद रही हैं। टोटके टाइप का काम चल रहा है यहाँ पे। एक लेडी कुछ मसालों से किसी तरह का मिक्सचर बनाकर बेच रही है, ब्लैक मैजिक टाइप, हिंदी में समझो तो टोटके। अब नोरा उस दुकान वाली लेडी को एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा हुआ था लिंथिक। ये पढ़ते ही उस लेडी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वो चिट्ठी अपने पास रख लेती है और नोरा को अपने साथ ले जाती है। दोनों एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। वो लेडी कहती है कि बहुत समय के बाद किसी ने उससे लिंथिक जादू करने के लिए बोला है। वो एक्सप्लेन करती है कि लिंथिक एक एंशिएंट ब्लैक मैजिक है, एक ऐसा रिचुअल जो किसी भी इंसान को इमोशनली और फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। नोरा कहती है कि वो हर तरह का रिस्क लेने के लिए रेडी है। तब वो लेडी लिंथिक वाला रिचुअल शुरू करती है। नोरा उसको एक आदमी का फोटोग्राफ और उसकी अंडरगारमेंट देती है रिचुअल के लिए, जिस आदमी को वो अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। इस आदमी का नाम है आर्यो। उस फोटोग्राफ के ऊपर वो काला जादू करने वाली लेडी कार्ड से कुछ रिचुअल करती है। फिर एक लाश को कब्र से निकाला जाता है और फाइनली आर्यो की फोटोग्राफ की मदद से यहाँ पे काला जादू शुरू किया जाता है। ये दोनों इविल टेंपल के अंदर जाके आगे का रिचुअल करते हैं। वो काला जादू करने वाली लेडी एक एंशिएंट डांस कर रही होती है और साथ ही कुछ मंत्र भी बोल रही होती है। उसके पीछे उसके फॉलोअर्स भी रिचुअल का पार्ट बनते हैं। रिचुअल खत्म होते ही सब शांत हो जाता है। सब अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पे एक भयानक डीमन आ जाता है जो एक बड़े से बकरे जैसा दिख रहा था। मेरा ख्याल है ये सेटन होगा। उसकी एक छोटी सी झलक हमको दिखाई जाती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, आर्यो और अधिन। हाँ, यही आर्यो है जिसपे नोरा ने रिचुअल करवाया था। इन दोनों की शादी को कुछ ही महीने बीते थे। सुबह सुबह ये दोनों साथ में ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अधिन ने आर्यो का फेवरेट खाना बनाया होता है जो उसको काफी पसंद आता है। अधिन आर्यो से कहती है कि आज वो डे ऑफ ले ले, लेकिन आर्यो बोलता है कि अधिन को ईटरी जाना है। ईटरी मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप। आर्यो बोलता है कि वो तो डे ऑफ ले लेगा, लेकिन ईटरी के ड्यूज भी तो चुकाने हैं। फिर दोनों बाइक पे जा रहे होते हैं। अधिन आर्यो से पूछने लगती है कि वो उसे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रहा है। आर्यो कहता है कि वो रिलैक्स रहे और जल्द ही अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा। मतलब अब तक लड़के के पेरेंट्स को पता नहीं था कि दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद ईटरी का सीन आता है जहां हमको अमारा नाम की लड़की और यंतो नाम का लड़का दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि बॉस अभी तक नहीं आए। साथ ही वो एक दूसरे को टीज भी कर रहे होते हैं। ईटरी की ओनर कोई और नहीं बल्कि अधिन खुद है। यंतो अमारा से कहता है कि वो गुस्से में काफी सुंदर लगती है। अमारा ये सुनकर शर्मा जाती है। बाहर अमारा के फादर आए हुए थे जिनको वो कॉफी देने चली जाती है। इतने में अधिन भी वहां आ जाती है। अधिन अमारा से कहती है कि वो यहाँ क्यों है, उसे तो कॉलेज में होना चाहिए था। अमारा बोलती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी, उसे बाय कहना चाहती थी। हमको पता लगता है कि अमारा अधिन की कजिन है और जो अंकल बाहर बैठ के कॉफी पी रहे थे वो अधिन के ही अंकल है। अधिन अमारा से कहती है कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे क्योंकि वो ग्रेजुएट होने वाली है। अंकल कहते हैं कि अब उनको चलना चाहिए और बाय बोलकर चले जाते हैं। अंकल थोड़े नाराज थे क्योंकि आर्यो के पेरेंट्स की एज हो गई थी और उनके कंडीशन की वजह से वो दोनों शादी में नहीं आ पाए थे। अधिन आर्यो को समझाती है कि अंकल जल्द ही शांत हो जाएंगे। आर्यो समझकर वहां से चला जाता है। अधिन अपने काम में बिजी हो जाती है। उसकी शॉप पे काफी कस्टमर्स आने लगते हैं। वो सबको उनकी स्पेशल डिश नेनू सर्व करती है जो बकरे के सर से बनता था। वहां एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था और वो वहां की वीडियो बना रहा था। तभी उनकी टेबल पे उनकी डिश सर्व की जाती है जिसमें बकरे का सर था, यानी नेनू। बच्चा इस डिश की वीडियो बनाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उस बकरी के सर की आंखें खुल गई हैं। वो काफी डर जाता है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं दिख रहा। फिर उसको किचन से आवाज आने लगती है, बकरे की आवाज। जैसे ही वो अपना मोबाइल लेकर किचन की तरफ जाता है तो वहां एक बड़े से ढके हुए बर्तन में से ही आवाज आ रही होती है। वो उसको खोलकर देखता है तो वहां उसको वैसा ही डीमन दिखता है जो स्टार्टिंग में रिचुअल के वक्त दिखा था। वो बहुत डर जाता है। इतने में यंतो वहां आ जाता है और दोबारा खोलकर दिखाता है, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था, बकरे पक रहे थे बस। इसके बाद अधिन के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि किसी तरह की शैडो या स्पिरिट सीलिंग के अंदर जा रही है। काले जादू का असर शुरू हो चुका था।
अदिन बिस्तर बना रही होती है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तो बिस्तर में से कोई शैडो आकर खड़ी हो जाती है। अदिन पलटकर देखती है तो सब नॉर्मल हो गया। फिर उसको किचन से आवाज आती है। वहां जाके देखती है तो प्रेशर कुकर की आवाज आ रही थी। वो गैस बंद कर देती है और बाहर आती है। वहां उसे पर्दे के पीछे कोई नजर आता है और अचानक नीचे जमीन पर गिर करता है। ये एक पोचोंग था, कपड़े में लिपटी हुई लाश, जिसका इस्तेमाल शुरुआत में रिचुअल के लिए किया गया था। ये लाश लुढ़कती हुई अदिन के पास आने लगती है और इसका फेस पूरी तरह से जला हुआ था। अदिन बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इतने में वो नींद से जाग जाती है। ये एक नाइटमेयर था, लेकिन फिर अदिन को अलमारी के ऊपर वही लाश बैठी नजर आती है। वो फिर से चिल्लाती है। तभी आर्यो वहां आ जाता है और उसे शांत करता है। अदिन आर्यो से बोलती है कि वो उसे कभी भी अकेला ना छोड़े और वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। आर्यो बोलता है कि वो उससे कभी दूर नहीं जाएगा। दोनों सो जाते हैं। आधी रात को एक मिस्टीरियस लेडी आर्यो को गाल कर रही थी। हमको इस लेडी का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये नोरा ही है। आर्यो नोरा से बात करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है और बोलता है कि वो उसे इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। इससे अदिन की नींद खुल जाती है और वो चुपचाप आर्यो की बातें सुनने लगती है। आर्यो उसे देख लेता है और पूछता है कि वो जाग क्यों गई। अदिन बोलती है कि उसे प्यास लग रही थी। फिर अदिन पूछती है कि इतनी रात में किसका कॉल था। आर्यो झूठ बोल देता है कि मिस्टर नवीर यानी उसके कॉलीग का कॉल था। काम के सिलसिले में रात को कॉल कर देते हैं। फिर वो उसे पानी पीने के लिए बोलता है और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह दोनों आर्यो के ऑफिस गए थे। अदिन उसे ड्रॉप करने जा रही होती है क्योंकि आर्यो ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन जा रहा था। वहां पे इनको मिस्टर नवीर मिल जाते हैं। आर्यो घबराने लगता है क्योंकि उसने रात को झूठ बोला था। आर्यो किसी मीटिंग का बहाना बनाता है और मिस्टर नवीर को अपनी बातों में उलझा लेता है। ये भी बोलता है कि आउट ऑफ टाउन जाना है तो क्या तैयारी हो गई। ऐसी बातें कर उन्हें वहां से भेज देता है। अदिन शक भरी निगाहों से आर्यो से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार तो करता है। आर्यो उसे अपनी प्यारी बातों में उलझा लेता है और वहां से भेज देता है। अदिन अपने अंकल के घर आती है। आंटी पूछती हैं कि वो ईटरी नहीं गई। अदिन बोलती है कि कुछ दिनों से कस्टमर्स कम आ रहे हैं तो काम इतना नहीं होता। अमारा अदिन से कहती है कि आप अकेली हैं तो मैं आपके घर सो जाऊंगी। फिर अदिन ईटरी चली जाती है। वहां एक लेडी आकर स्पेशल मील ऑर्डर करती है। ये नोरा है। नोरा का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो अदिन को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है। अदिन नोरा की नेल्स की तारीफ करती है। नोरा अपनी नेल पेंट उसे गिफ्ट कर देती है। अदिन पहले मना करती है, लेकिन नोरा के बहुत बोलने पर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तभी नोरा के फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो जाने लगती है। अदिन बोलती है कि खाना तो खाया नहीं, मैं पैक कर देती हूँ। नोरा मना करती है और डबल पैसे देकर चली जाती है। अदिन बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। नोरा कहती है कि उसे इसकी जरूरत है, रख ले। यंतो मार्केट से गुजरते हुए नोरा के साथ आर्यो को कार में बैठकर कहीं जाते देख लेता है। वो शॉक्ड रह जाता है। रात को अदिन घर पे अमारा के साथ होती है। दोनों गॉसिप कर रही हैं। अमारा बोलती है कि अगर आर्यो ने कभी चीट किया तो क्या होगा। तभी सीलिंग से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। दोनों ऊपर चेक करने जाते हैं। अदिन सीलिंग पर चढ़कर देखती है, बहुत अंधेरा है। अमारा फ्लैशलाइट लाती है। अदिन चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। दोनों सोने चले जाते हैं। अदिन बार बार फोन चेक कर रही है कि आर्यो के कॉल्स या मैसेजेस आए हैं या नहीं। जब से गया है तब से न कॉल किया न मैसेज। तभी अदिन को अचानक पैरों में गुदगुदी होने लगती है। वो हमारा से बोलती है कि अपने पैर अपने पास रख, गुदगुदी हो रही है। पीछे पलट कर देखती है तो पीछे हमारा के पैर तो साइड ही थे। ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो एक सांप दिखता है जो बिस्तर के नीचे जा रहा था। वो डर के मारे हमारा को जगाती है। दोनों मिलकर सांप ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह अदिन रेस्टोरेंट में बकरियों के सर वेस्ट में फेंक रही है क्योंकि कोई कस्टमर नहीं आ रहा। अंदर यंतो मारा को बताता है कि उसने कल आर्यो को किसी लड़की के साथ कार में कहीं जाते देखा था। अमारा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे डांटने लगती है। तभी अदिन भी आ जाती है। यंतो कहता है कि उसने फोटो भी ली थी, लेकिन फोन में कोई फोटो नहीं मिलती। अदिन गुस्से में कहती है कि आर्यो काम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन गया है और वो उल्टी सीधी कहानियां ना बनाए, लेकिन शक के बीज तो अंदर बो दिए गए थे। शाम को अदिन घर आती है। टेंशन में है क्योंकि आर्यो का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। अमारा और उसके दोस्त और अंकल भी आ जाते हैं। सब बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं। अंकल इधर उधर घूम रहे हैं। तभी उन्हें सीलिंग से आवाज आती है। वो ऊपर चढ़कर चेक करते हैं। अंधेरा है तो लाइटर यूज करते हैं। इधर उधर देख रहे हैं कि तभी हवा के झोंके से लाइटर की आग बुझ जाती है। दोबारा लाइटर जलाते हैं। तभी उन्हें डीमन दिखता है, वही बकरे जैसा डीमन। अंकल बहुत डर जाते हैं और सीलिंग टूट पड़ती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी आर्यो भी आ जाता है। अमारा अपने फादर को घर ले जाती है। आर्यो शांत और चुपचाप बैठा है। अदिन लगातार पूछ रही है कि इतने दिनों से कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया, लेकिन आर्यो कोई जवाब नहीं देता। फिर अदिन कहती है कि क्या उसे उसकी याद नहीं आई, क्या उसे याद नहीं कि उसकी पत्नी भी है। आर्यो गुस्से में कहता है कि वो काम में बिजी था, नेटवर्क नहीं थे, इसलिए कॉल या मैसेज नहीं कर पाया, लेकिन वो उसे मिस कर रहा था। आर्यो कहता है कि उसे लगा था कि लौटने पर अदिन खुश होगी, लेकिन वो सवाल पूछे जा रही है। गुस्से में आर्यो बाथरूम चला जाता है। अदिन उसे मनाने के लिए गर्म पानी लेकर जाती है, लेकिन नोटिस करती है कि वो किसी से छुपकर बातें कर रहा है। बोल रहा है कि उसे फिर से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा और हम फिर मिलेंगे। अदिन उसको बाहर बुलाती है और पूछती है कि किससे बात कर रहा था। आर्यो बोलता है कि कस्टमर से बात कर रहा था और चला जाता है। अदिन बाथरूम में मिरर के सामने खड़ी है और नेल पेंट देख रही है।
नील पेंट निकालने के लिए अपनी रिंग फिंगर से निकालती है, रिंग नीचे गिर जाती है। शैम्पू की बोतल भी गिर गई थी और उसमें से शैम्पू निकल रहा था। अदीन रिंग उठाती है और बाथटब में बैठकर नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश निकालने लगती है, लेकिन नेल पॉलिश निकल नहीं रही। गुस्से में इतनी जोर से घिसती है कि गलती से अपना नाखून ही तोड़ लेती है। बाथरूम से उठकर जाने लगती है, लेकिन शैम्पू पर फिसलकर गिर जाती है। टेबल पर जो कैंची रखी थी वो उसकी तरफ गिरने लगती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना। आगे जो होने वाला है वो और भी शॉकिंग है, तो चलो देखते हैं। रात भर अधीन को नींद नहीं आ रही। वो सोच रही है कि आर्यू झूठ क्यों बोल रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। तभी आर्यू के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। अधीन कॉल रिसीव करती है और हेलो बोलती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कॉल कट हो जाती है। अधीन चुपके से आर्यू का फोन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। फोन रखकर जाने लगती है, तभी आर्यू के फोन पर किसी का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल पर वो एक कबर्ड देखती है जिसके अंदर से एक पोचोंग उसके सामने आ जाता है। अधीन डर जाती है। उसके पीछे भी एक डीमन था जो उसे पकड़ने आ रहा था। फोन में जो दिख रहा था उसे देखकर अधीन बहुत डर जाती है और हाथ से फोन छूट जाता है। आवाज से आर्यू जाग उठता है और उसे डांटता है कि वो उसकी नींद क्यों खराब कर रही है। उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। मतलब अब उसे अधीन की बिल्कुल चिंता नहीं थी, खाली अपनी चिंता। अगली सुबह अधीन को आर्यू के बैग में से नेल पॉलिश मिलती है। वो उसे जगाती और पूछती है कि ये किसको है, लेकिन आर्यू बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता और अधीन को इग्नोर करके बाथरूम चला जाता है। दोनों की बहुत डपाहस हो जाती है। आर्यू लड़ाई के बीच अधीन के अंकल की बात भी ले आता है। अचानक डोरबेल बजती है। घर के बाहर नोरा खड़ी है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। आर्यू बहुत टेंशन में आ जाता है कि नोरा अधीन को सच न बता दे। नोरा दोनों को थोड़ा टीज करती है और कहती है कि हम खाली बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो चली जाती है। नोरा के जाने के बाद अधीन को लगता है कि शायद यही वो लेडी है जिसका कॉल आ रहा था और ये बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। अधीन आर्यू से माफी मांगती है कि मुझे शक नहीं करना चाहिए था। आर्यू उल्टा उसे डांटता है कि वो इतनी मेहनत से काम करता है, लेकिन अधीन शक करती रहती है। इतना कहकर दूसरे रूम में जाने लगता है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आर्यू पलटकर अधीन को देखता है। उसे अधीन बिल्कुल बूढ़ी लेडी जैसी दिख रही थी। ये सब लिंथिक स्पेल की वजह से हो रहा था, ताकि आर्यू अधीन से दूर हो जाए। अधीन ईटरी में यान्तों के पास जाती है, तभी आर्यू आ जाता है और स्पेशल मील ऑर्डर करता है। अंकल भी वहां बैठ जाते हैं। अधीन आर्यू का ऑर्डर लाती है। वो खाता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अंकल पूछते हैं कि अच्छा नहीं बना। आर्यू कहता है नहीं, काफी अच्छा है। गलती से अंकल से एस्ट्रे नीचे गिर पड़ती है। उठाने के लिए झुकते हैं, तभी उन्हें आर्यू के पीछे कुछ दिखाई देता है। ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि आर्यू के पीछे ढेर सारे पोचों खड़े हैं, सफेद कपड़े में लिपटी लाशें। अंकल ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अधीन उनके लिए कॉफी लेकर आई थी, लेकिन अंकल कहते हैं कि वो जा रहे हैं, बाद में आएंगे। इतने ज्यादा डर गए थे कि तुरंत वहां से निकल जाते हैं। घर जाकर अंकल किताबों में पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि ये तो लिंथिक स्पेल है। अगले सीन में वो काला जादू करने वाली लेडी नोरा को बता रही है कि उसे रिचुअल्स खुद परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी अच्छा से काम करेंगे। इसी वजह से आर्यू अभी भी अधीन की फिक्र करता था, क्योंकि नोरा ने खुद रिचुअल नहीं किया था। रात में नोरा चुपचाप अधीन और आर्यू के घर आती है। दोनों सो रहे होते हैं। नोरा चुपचाप अधीन के कुछ बाल काट लेती है और कुछ कपड़े भी साथ ले जाती है, ताकि रिचुअल और अच्छे से हो सके। नोरा बिल्कुल वैसे ही रिचुअल परफॉर्म करती है जैसे स्टार्टिंग में उस लेडी ने किया था। रिचुअल खत्म होने के बाद आर्यू अब पूरी तरह से उसके वश में आ गया था। सुबह आर्यू जल्दी उठकर कहीं जाने लगता है। अधीन उठकर उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। तभी उसे बकरी वाला डीमन घर पे दिखता है। डीमन उसके सामने आ जाता है। अधीन डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब अधीन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाती है। घबराते हुए इधर उधर देखती है। वहां आर्यू अपना सर फोड़ता हुआ दिखता है। अधीन उसके पास जाती है और पूछती है कि ये सब क्यों कर रहे हो। तभी उसके पीछे डीमन आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अधीन की आंखें अचानक घर में खुलती हैं। वो बहुत डर जाती है। वो यांतो और ईटरी की हेल्पर से हेल्प मांगती है ताकि आर्यू को ढूंढ सके। ये लोग आर्यू के ऑफिस तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चलता। दूसरी ओर अधीन के अंकल अधीन और अमारा उसके घर जाते हैं, ये पता लगाने कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। घर पे अंकल को एक टोटका मिलता है। वो अमारा से कहते हैं कि उनका शक सही निकला, किसी ने अधीन के घर पे काला जादू करवाया है। वो घर के सारे पर्दे और दरवाजे बंद कर देते हैं। अंकल को काले जादू की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। वो कुछ रिचुअल्स करते हैं, ट्रांस जैसी स्टेट में जाते हैं। उनकी बॉडी घर में रहती है, लेकिन दिमाग और सोल जहां काला जादू हुआ वहां पहुंच जाते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अंकल ट्रांस में जाके छानबीन करते हैं, लेकिन उस काले जादू करने वाली लेडी को पता चल चुका था कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। अंकल ट्रांस में एक कब्र के अंदर होते हैं, वही कब्र जिस पर नोरा ने रिचुअल करवाया था।
तभी अमारा को सीलिंग से आवाज आती है। वो ऊपर चेक करने जाती है। वहां बकरी का सर दिखता है जो उस पर हमला कर देता है। वो अपने पिता की मदद मांगती है, लेकिन वो तो ट्रांस में है। अमारा जैसे तैसे बचकर अपने पिता के पास आती है और उनको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं आ पाते। ट्रांस में फंस चुके थे। ट्रांस के अंदर कब्र में मौजूद पोचोंग अंकल पर हमला कर देता है। ये वो काला जादू वाली लेडी करवा रही थी ताकि अंकल को खत्म कर सके, क्योंकि वो रिचुअल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो खत्म होने ही वाले थे कि अमारा उन्हें तेज आवाज लगाती है और अंकल रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, बच जाते हैं। दोनों घर से बाहर आते हैं। अंकल अमारा से अधीन को कॉल करने को कहते हैं और बोलते हैं कि सब साथ में रहना। फिर वो कहीं बाइक से चले जाते हैं। अधीन अभी भी आर्यू को ढूंढ रही है। उसे याद आता है कि आर्यू की एक फेवरेट फूड शॉप है। वो वहां जाती है और काउंटर पे लेडी से आर्यू की फोटो दिखाकर पूछती है। वो घबराकर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी यान तो देखता है कि आर्यू नोरा के साथ कार में ईटरी के पास आ रहा है। आर्यू और नोरा अधीन को देखकर कार से भागने लगते हैं। अधीन पीछा करती है, लेकिन वो भाग जाते हैं। अधीन जंगल में अकेली बैठी अपने पास्ट की यादें सोच रही है। कैसे दोनों पहली बार ईटरी में मिले थे। आर्यो खाना खाने आया था। अधीन ने उसे नेनू सर्व किया। बकरे के सर वाली डिश आर्यो को बहुत पसंद आई और उसने बोला कि इसे स्पेशल मील बना दो। उसी के बाद से ये डिश फेमस हो गई थी। ये अच्छे मोमेंट सोचकर अधीन बहुत रोने लगती है। अमारा आती है और उसे संभालती है। अमारा बहुत सपोर्टिंग कजन है। वो अधीन को हर हालत में खुश देखना चाहती है। दोनों अमारा के पिता के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि आर्यो पर किसी ने लिंथिक स्पेल का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। वो किसी के वश में है। अधीन उनको बताती है कि वो आर्यो के बच्चे की मां बनने वाली है। खुशखबरी थी, लेकिन आर्यो ही नहीं था। अगले दिन ईटीडी का सीन आता है। यान्तो और हेल्पर बात कर रहे हैं कल की लड़ाई के बारे में। यान्तो बोलता है कि अगर वो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देता तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता। हेल्पर बकरी के कटे हुए सर वेस्ट में फेंकने जाती है। ईटीडी के पीछे एक गड्ढा खुदा हुआ है जहां सारा वेस्ट डाला जाता था। वो बकरी के सर डालकर जाने लगती है, तभी एक बकरी का सर उछलकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। वो डर जाती है और यान्तो को आवाज लगाती है। यान्तो उसे फिर से कचरे में फेंकता है और जाने लगता है। तभी कोई उसे गड्ढे के अंदर खींचने लगता है। हेल्पर उसे बाहर खींचती है। दोनों घबराए हुए हैं। तभी गड्ढे में से बकरी जो थी वो जिंदा होकर बाहर आ जाती है। ये डीमन करवा रहा था। दोनों उस बकरे वाले डीमन को देखते हैं, वही स्टार्टिंग वाला। वो अब ईटडी के अंदर भी आ चुका है। डीमन उनको खत्म करने आया था। दोनों जैसे तैसे बचकर ईटडी से बाहर निकलते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। दूसरी ओर अधीन की मदद के लिए अमारा के पिता उसे भी ट्रांस में जाना सिखा देते हैं, क्योंकि अमारा जिद कर रही थी कि वो भी हेल्प करना चाहती है। घर के बाहर कब्र में लेटकर रिचुअल शुरू करते हैं। अमारा और उसके पिता ट्रांस में पहुंच जाते हैं। अमारा उस काले जादू करने वाली लेडी के पास जाके उसका ध्यान भटकाने लगती है। उसे बातों में लगाती है और लिंथिक के बारे में पूछती है। बोलती है कि उसे एक लड़के पर लिंथिक करवाना है। दूसरी ओर अंकल रिचुअल वाली जगह जाके आर्यो का फोटो ढूंढने लगते हैं। उनका प्लान था कि फोटो ढूंढकर जला देंगे तो स्पेल का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो महिला उनके पास आ जाती है और अमारा को बंदी बना लेती है। ये डार्क शैडन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुमको खत्म होना होगा। ये डार्क शैमन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अमारा के पिता की शक्तियों से कहीं ज्यादा। वो उन्हें हरा नहीं पाते। डार्क शैमन ट्रांस में ही अमारा के पिता को खत्म कर देती है। रियल वर्ल्ड में भी अंकल का ताबूत हवा में उड़ने लगा था। अधीन बहुत डर गई थी। और सबसे शॉकिंग, डार्क शैमन ट्रांस में अमारा को भी खत्म कर देती है। अधीन और अमारा के पास्ट के अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। अधीन बहुत रो रही है। उसकी आंटी भी बहुत रो रही थी। उनका प्लान फेल हो गया था। सब लोग अमारा और उसके पिता का फ्यूनरल करते हैं। सब बहुत दुखी हैं। अधीन अपने घर आती है। आर्यो और अपनी शादी की फोटो फ्रेम देखती है। गुस्से में तोड़ देती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। अब अधीन यान्तो और ईडरी की हेल्पर के साथ नोरा को हराने का प्लान बनाती है। अंकल की दी इंफॉर्मेशन के साथ वो तीनों उस जगह पहुंचते हैं जहां रिचुअल होता है। रात हो चुकी थी। वो जंगल में एक झरने के पास पहुंचते हैं। एक लेडी का पीछा कर रहे थे, वही डार्क शैमन। वो झरने में कूद जाती है। तीनों को लगता है कि वो खत्म हो गई, लेकिन तभी वो उनके पीछे से आ जाती है और तीनों को बंदी बना लेती है। रस्सी से पिलर पे बांध दिया और एक आदमी निगरानी के लिए छोड़ दिया। यान्तो धीरे से अपने लाइटर से रस्सी को आग लगाकर तोड़ लेता है और उस आदमी को चकमा देकर तीनों भाग जाते हैं। अधीन नोरा के घर जाती है। यान्तो और हेल्पर रिचुअल वाली जगह गए आर्यो का फोटो ढूंढकर जलाने के लिए। नोरा का घर एक बड़ा आलीशान मैंशन है। वहां आर्यो सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो होश में नहीं है, किसी के वश में है। यान्तो आर्यो की तस्वीर ढूंढ रहा है। एक ग्रेव में से सारी फोटोज निकाल कर देख रहा है।
नौरा के घर पे आर्यो अचानक अपना सर फ्लोर पर मारने लगता है। अधीन रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता, बहुत सारा खून बह रहा था। तभी नौरा आ जाती है और आर्यो को रुकने के लिए कहती है। आर्यो रुक जाता है, वो उसके वश में था। अधीन नौरा से गुस्से में कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, तुमने इसको वश में कर रखा है, तुम घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरे अंकल और मेरी फेवरेट कजिन अमारा खत्म हो गई। नौरा कहती है कि वो बुरी नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अधीन के पास क्या है, वो तो एक गरीब लड़की है। फिर भी आर्यो ने उसे चूज कर लिया। नौरा आर्यो को अधीन को खत्म करने का ऑर्डर देती है। आर्यो उसका गला दबाकर मारने लगता है। अधीन उसका नाम पुकारती रहती है, आर्यो मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन आर्यो बिल्कुल नहीं सुनता। अधीन पूरी ताकत से आर्यो का धक्का देकर नौरा पर वार करने जाती है, लेकिन नौरा अपने क्लैप के जरिए इन दोनों में से किसी को भी स्पेल से वश में कर सकती थी और रिलीज भी कर सकती थी। ये काला जादू दोनों पर किया गया था। नौरा अधीन को ही आर्यो को खत्म करने का ऑर्डर देती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने में लग जाते हैं। कभी एक वश में होता तो दूसरा नॉर्मल आ जाता। दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। तभी दोनों स्पेल से रिलीज हो जाते हैं और फ्लोर पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि यांतो ने फाइनली दोनों की तस्वीरें ढूंढकर जला दी थीं। अब नौरा क्लैप करती है तो उसके वश में कोई नहीं था। नौरा गुस्से में अधीन को मारने आती है। तभी अधीन रोते हुए बताती है कि वो आर्यो के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर नौरा थोड़ी शांत होती है और पीछे हट जाती है। तभी सीलियों से एक बच्चा नीचे आता है, करीब 7-8 साल का। वो आर्यो के पास आकर रोने लगता है, पापा प्लीज उठ जाओ। अधीन शॉक्ड हो जाती है। नौरा बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा बिना पिता के बड़ा हो। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। नौरा कहती है कि उसने अधीन का घर नहीं तोड़ा, अधीन ने नौरा का घर तोड़ा है। लेकिन इसमें गलती अधीन की भी नहीं थी। दोनों ही आर्यो के जाल में फंस गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पे खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। आर्यो स्टार्टिंग से ही गलत इंसान था। आर्यो और नौरा 7 साल से रिश्ते में थे और उनका एक बेटा भी था। लेकिन आर्यो एक चीटर था जिसने नौरा को भी धोखा दिया। इसलिए नौरा ने लिंथिक स्पेल की मदद से सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए आर्यो पे ये सब किया। अगले सीन में आर्यो किसी और नई लड़की के साथ है, मतलब वो कभी सुधरने वाला नहीं। तभी उसके घर पे वो लड़की एक्चुअली में एक डीमन होती है जो आर्यो को खत्म कर देती है। आर्यो ने अधीन और नौरा के अलावा कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे, उन्हीं में से एक उसकी मौत का कारण बनी। दूसरी ओर अधीन अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आगे की लाइफ वो पीसफुल जीने की कोशिश करेगी। नौरा उसकी हेल्प कर रही है क्योंकि वो अमीर इंसान थी। लेकिन अब अधीन को ऐसे गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा कि वो कैसे चीटर आदमी के साथ थी। और इसी के साथ सोसो काथी का लिंथिक खत्म होती है। दोस्तों, मेरी तरफ से इस मूवी को 10 में से 6.5 स्टार्स दूंगा। कहानी इंटरेस्टिंग है और ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट एंगेजिंग है। एंड का ट्विस्ट जेन्युइनली सरप्राइजिंग है कि एक्चुअली में विलन आर्यो है, ना कि नौरा। लेकिन बीच में कुछ सीन्स थोड़े स्लो हैं और डीमन का CGI एवरेज है। जो सबसे अच्छा लगा वो ये था कि मूवी ने बहुत स्मार्टली ऑडियंस को गलत डायरेक्शन में रखा। हम पूरे टाइम सोचते रहे कि नौरा विलन है, लेकिन एंड में पता चला कि असली विलन तो आर्यो था, जो दोनों औरतों के साथ धोखा कर रहा था। अगर आपको इंडोनेशियन हॉरर पसंद है तो ये जरूर देखो। तो दोस्तों, ये थी सोसो काथी का लिंथिक की पूरी कहानी। कमेंट में बताओ, क्या आपको एंड का ट्विस्ट एक्सपेक्टेड था, और क्या नौरा ने जो किया वो सही था या गलत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि आने वाली हर कहानी पिछली से ज्यादा खतरनाक होगी। जो मैं अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं उसका क्लाइमैक्स आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।